हेलो दोस्तों, मैं अनीस। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लेंथ कैरियर मेकर में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। और ये फर्स्ट क्लास है आज का प्रीवियस ईयर साइंस, जो कि ये बिहार में ऑलरेडी पूछे जा चुका है। ठीक है, ये जो बिहार के हर एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने किरण पब्लिकेशंस के थ्रू लिया हूँ और उसको मैं डिटेल एनालिसिस करने वाला हूँ। ठीक है, यानी ओवरऑल ये जो सीरीज रहेगा, ये आगे आने वाले जो बिहार एसएससी एग्जाम्स हैं, बीपीएससी एएसओ एग्जाम होने वाले हैं, या बिहार दरोगा एग्जाम्स हो, या बिहार पुलिस एग्जाम्स हो, चाहे बिहार सीजीएल 4 हो, चाहे सीजीएल कौन सा 4 हो, हर किसी एग्जाम्स के लिए आपको इंपॉर्टेंट मतलब नजर आने वाला है। ठीक है, और अगर आप इनका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाना, वहां पर आपको ये फ्री आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित बीमारी है? ठीक है, हेपेटाइटिस। तो जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि हेपेटाइटिस लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में होता है। हेपेटाइटिस है क्या? तो इसके बारे में थोड़ा देखें क्या, कि हेपेटाइटिस लीवर में सूजन हो जाता है। लीवर में क्या हो जाता है? सूजन हो जाता है हेपेटाइटिस के कारण। ठीक है, और यहाँ पर हेपेटाइटिस जो है, हेपेटाइटिस के बहुत सारे प्रकार होते हैं। हेपेटाइटिस के जैसे ए हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, डी है, और हेपेटाइटिस ई है। यानी 5 प्रकार के हेपेटाइटिस देखने को मिलते हैं। तो जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से बार बार, बहुत बार पूछा गया है बिहार के एग्जाम्स में, कि हेपेटाइटिस ए है जो कैसे फैलता है, इसको फैलने का कारण क्या है? तो ये गंदा पानी प्लस या भोजन, गंदा भोजन करने से। ठीक है, ये चीज से होता है हेपेटाइटिस ए, और ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी कैसे फैलता है? तो हेपेटाइटिस जो बी फैलने का कारण है, इसको फैलने का कारण क्या है? संक्रमित ब्लड, संक्रमित ब्लड के कारण फैलता है, संक्रमित ब्लड के कारण फैलता है। ठीक है, और हेपेटाइटिस सी, तो हेपेटाइटिस सी के बारे में एक चीज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, कि हेपेटाइटिस सी ऐसा हेपेटाइटिस है जिसका इलाज, है ना, इसका जो इलाज है, इसका इलाज टीकाकरण के द्वारा नहीं किया जा सकता। टीकाकरण के द्वारा नहीं हो सकता। ठीक है, द्वारा नहीं हो सकता। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कौन सा हेपेटाइटिस है जिसका इलाज हम टीकाकरण के द्वारा नहीं कर सकते हैं, तो हेपेटाइटिस कौन है? सी है। ठीक है, और हेपेटाइटिस फैलता किसके कारण है, इसका वाहक कौन है? तो हेपेटाइटिस का जो कारण है वो है वायरस। वो कौन सा कारण है? तो ये वायरस के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। तो जब हम लोग वायरस भी पढ़े तो वायरस से रिलेटेड कुछ डिजीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। वायरस से अगर डिजीज जो होता है उसके लिए एक ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके, हिट करके पोएचे छोड़ गई। ठीक है, पोएचे छोड़ गई, ये पूरा वायरस का एक ट्रिक है, मान के चलिए, है ना। तो रे से हो गया रेबीज, रे से हो गया रेबीज, खा से हो गया खसरा। ठीक है, हा से हो गया हार्पिस, हार्पिस नामक डिजीज हो गया। मे से हो गया मेंजाइटिस, मे से क्या हो गया? मेंजाइटिस नामक रोग हो गया। ठीक है, मेंजाइटिस हो गया। ही से क्या हो गया? ही से अगर बोले तो हेपेटाइटिस, जो कि ये बीमारी है, तो हेपेटाइटिस इसको बोल सकते हैं, हेपेटाइटिस नामक रोग हो गया। ट से ट्रैकोमा, ट से क्या हो गया? ट्रैकोमा नामक डिजीज हो जाता। करके ये पूरा साइलेंट वर्ड है। पो से हो गया पोलियो, पो से क्या हो गया? पोलियो डिजीज हो गया। ए से हो गया एड्स हो जाता है, ए से एड्स हो गया। चे से क्या हो गया? चेचक हो गया। आपको बताना है कि चेचक के टीका की खोज किसने किया। ठीक है, छ से मतलब जो यहाँ पर है छोड़ चल गई, है ना, तो छोड़ के लिए हटा देना यहाँ पर। फिर है ड़ा से हो गया डेंगू, रा से क्या हो गया? डेंगू, डा से हो गया डेंगू, ग से हो गया गलसोथ, ग से क्या हो गया? गलसोथ हो गया। और ई से क्या हो गया? इन्फ्लुएंजा, ई से क्या हो गया? इन्फ्लुएंजा हो गया। ठीक है, ए से क्या हो गया? इन्फ्लुएंजा, प्लीज इन्फ्लुएंजा। और यहाँ छ से हो गया, यहाँ जो छ था उसका मतलब हो गया छोटी माता। ठीक है, तो ओवरऑल इतने सारे डिजीज हैं जो किसके कारण होते हैं? वायरस के कारण होता है। ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। ठीक है, और हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? गंदा पानी भोजन से। हेपेटाइटिस बी किसके कारण होता है? तो संक्रमित ब्लड से। हेपेटाइटिस सी ऐसा बीमारी जिसका टीकाकरण के द्वारा इलाज संभव नहीं है। ठीक है, ये पूरा इसका डिटेल एनालिसिस था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो
तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और आपका ये इसमें क्वेश्चन है कि चेचक के टीका की खोज किसने किया था, ये आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण, तो सबसे पहले तो सर प्रकाश संश्लेषण में कौन के क्या क्या चीज यूज होता है ना, क्या क्या चीज यूज होता है, वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, फिर होना चाहिए सर जल होना चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, फिर होना चाहिए क्लोरोफिल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, और फिर होना चाहिए नेक्स्ट स्टेप में होना चाहिए सनलाइट, क्या होना चाहिए, सनलाइट। यानी अगर इतना चीज है तभी प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। तो जो यहाँ क्वेश्चन है कि अंतिम उत्पाद क्या बनता है, तो पहले इसको हम फोटोसिंथेसिस करा के देखते हैं कैसे होता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ होना चाहिए जल, क्या होना चाहिए, जल होना चाहिए। इस पर पड़ेगा सनलाइट, इस पर क्या पड़ेगा, जब इस पर पड़ेगा सनलाइट, और किसके ऊपर यहाँ पर क्या रहेगा, मौजूद रहेगा क्लोरोफिल, क्योंकि खाना कहाँ बनेगा, क्लोरोफिल नामक पिगमेंट ही रहेगा ना, तो क्लोरोफिल रहेगा। इसके बाद क्या बना देगा, प्लांट बनाएगा ग्लूकोज, यानी C6H12O6, ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला, ये क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, तो इसको भी याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद फिर H2O बनेगा, और फिर यहाँ से ऑक्सीजन क्या होगा, बाहर होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, बाहर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चंस और भी बनेंगे इसे, थोड़ा सा ध्यान से देखना यहाँ पर। यहाँ से एक चीज होता है सर कि अगर ऑक्सीजन बाहर निकला, यहाँ से समझ लेना, अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन बाहर निकलता है, और ऑक्सीजन क्या करता है, बाहर निकलता है, बाहर निकलता है, यानी अगर कोई रिएक्शन हुआ, जैसे ये क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन हुआ तो इसमें क्या बाहर निकलता, ऑक्सीजन को देख रहे हैं, क्या ऑक्सीजन बाहर निकला, जो हम लोग लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, प्लांट ऑक्सीजन छोड़ता है और हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। तो जिस जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन बाहर निकलता, उस रिएक्शन को बोलते हैं अपचयन, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, अपचयन, यानी उसको बोलते हैं रिडक्शन, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं रिडक्शन। बताएंगे कि अभी बिहार एसएससी में कौन क्वेश्चन इससे पूछा गया था, ठीक है। फिर जिस क्रिया में, अब यहाँ पर देखिए, जिस क्रिया में, जिस क्रिया या जिस रिएक्शन में ऊर्जा लगता है, एनर्जी क्या करता है, एनर्जी लगता है, उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं उष्मा शोषी, जो कि एनर्जी लग रहा है यानी शोषण हो रहा है एनर्जी का, इसको बोलते हैं उष्मा शोषी रिएक्शन, उसको क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी बोलते हैं। अब यहाँ सर उष्मा कैसे लग रहा है, देखिए यहाँ पर सनलाइट है, यानी जो लाइट है, प्रकाश एनर्जी है, ये प्लांट उसको क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, उसको प्लांट क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है ना। तो ये यहाँ पर उष्मा को, एनर्जी को प्लांट अवशोषित कर रहा है, तभी तो क्लोरोफिल में अवशोषण हो रहा है, तभी तो ये खाना बन रहा है ना, यानी सनलाइट को अवशोषण किया जा रहा है, यानी एनर्जी इसमें क्या किया जा रहा है, अवशोषण किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक क्रिया और हुआ, और इसको बोले उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। फिर एक चीज यहाँ पर याद रखना, जब रिएक्शन में कुछ बनता है, जब रिएक्शन में जब रिएक्शन में कुछ बनता है, कुछ नया बनता है, कुछ नया बनता है, ठीक है, कुछ नया बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एनाबोलिक रिएक्शन, उसे क्या बोलते हैं, एनाबोलिक रिएक्शन बोलते हैं, एनाबोलिक रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो इसी चीज को, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर क्या है, जल है, बना क्या, ग्लूकोज बन गया, क्या बना, ग्लूकोज बन गया, एक नया चीज बना, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड था, यहाँ जल है, रिएक्शन करके सनलाइट, क्लोरोफिल के उपस्थिति में रिएक्शन हुआ, इसके बाद क्या बना, ग्लूकोज, यानी एक नया चीज बन गया। तो यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हुआ, एनाबोलिक रिएक्शन हुआ, कौन सा रिएक्शन हुआ, एनाबोलिक रिएक्शन। तो यहाँ से बिहार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो कैसी अभिक्रिया, कैसी, तो उसमें ऑप्शन, एक ही ऑप्शन में दिखा हुआ था अपचयन, उष्मा शोषी या एनाबोलिक, दूसरा नंबर ऑप्शन में था अपचयन की जगह उपचयन कर दिया था, उष्मा शोषी की जगह उष्मा छेपी कर दिया था, एनाबोलिक की जगह कैटाबोलिक कर दिया था, ठीक है। तो ये यहाँ पर समझना, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसमें अपचयन भी हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो अपचयन भी हो रहा है, इस क्रिया में एनर्जी लग रहा है तो ये उष्मा शोषी भी हो रहा है, और इसी क्रिया में कुछ नया चीज बन जा रहा है यानी एनाबोलिक भी हो रहा है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये तीनों है, ठीक है। एनाबोलिक क्या है, यहाँ पर एक चीज समझ लेना, एनाबोलिक में क्या होता है, कोई भी चीज नया बनता है, एक होता है कैटाबोलिक, क्या होता है, एक होता है कैटाबोलिक, इस चीज को भी देख लेना, इस सबको थोड़ा सा एक बार पढ़ोगे याद रहेगा। कैटाबोलिक क्या होता है, कैटाबोलिक होता है जब रिएक्शन में कुछ टूटता है, जब रिएक्शन करा है आपको, जब कुछ टूटता है, क्या करता है,
टूटता है, यानी जुटता नहीं है। यहाँ पर कुछ जुट के बन रहा है, यहाँ पर जुट के बनेगा नहीं, यहाँ पर टूटेगा। यहाँ पर क्या करेगा, टूटेगा। एग्जाम्पल में जैसे देख लेते हैं, देखो एग्जाम्पल में इसी का ले लेते हैं, ठीक है। ये C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज है। ये क्या है, ग्लूकोज है। और ये जो ग्लूकोज है ये टूटेगा, ये क्या करेगा, टूट जाएगा। तो कैसे बनेगा, CO2 में टूटेगा, CO2 में टूट गया, और किस चीज में टूटेगा, H2O में टूटेगा। और यहाँ पर क्या तुमको मिलेगा, एनर्जी। यहाँ पर क्या मिलेगा, एनर्जी बाहर जाएगा। तभी तो ग्लूकोज जब पीता है तो उसको क्या टूटेगा, ग्लूकोज CO2 में टूटेगा, H2O में टूटेगा, और यहाँ से जो एनर्जी है वो रिलीज किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ग्लूकोज है वो टूटा, यहाँ पर क्या था, दो चीज मिलके जुटा। यहाँ पर दो चीज मिलके क्या कर रहा, जुट रहा। तो जब जुटेगा तो एनाबॉलिक रिएक्शन, और टूटेगा तो उसे बोलेंगे कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। एक चीज और यहाँ पर सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको भी जरा देख लेना। यहाँ पर, यहाँ जो क्वेश्चन एक बार और जो क्वेश्चन बिहार एसएससी में ही पूछा गया कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन रिलीज किया जा रहा है, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ये ऑक्सीजन जो है वो रिलीज किया जा रहा है। तो ये ऑक्सीजन रिलीज कौन कर रहा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा या पानी रिलीज कर रहा। फिर से समझना, यहाँ जो ऑक्सीजन O2 रिलीज किया जा रहा है ना, यानी जो हम लोग ले रहे हैं, प्लांट रिलीज कर रहा है और हम लोग ले रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन को रिलीज कौन किया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया है या H2O रिलीज किया है। तो इस O2 को, यानी यहाँ पर लिख देते हैं ऑक्सीजन जो रिलीज किया गया इसको रिलीज करने वाला CO2 है। कौन है, CO2 है। यानी पानी में से ये रिलीज नहीं हो रहा, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिलीज किया जा रहा है। और ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर एक चीज और समझ लेना कि जो सनलाइट है, यहाँ पर सनलाइट कौन से कौन एनर्जी में बदला जा रहा है। तो यहाँ जो प्लांट है, ये जो प्लांट है यहाँ से सन है, ठीक है, ये क्या है, सन है, और यहाँ पर प्लांट है। तो ये जो प्लांट एनर्जी ले रहा है तो ये सनलाइट को क्या में बदल रहा है, तो जो सनलाइट है, थोड़ा जगह कम हो गया, सनलाइट है उसको बदला जा रहा है किस चीज में, केमिकल में, यानी रासायनिक क्रिया में, रासायनिक ऊर्जा में बदला जा रहा है। किस में, रासायनिक ऊर्जा में बदला जा रहा है। तो यहाँ से एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश ऊर्जा को, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदला जाता है, तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण में जो सनलाइट है, कौन सी लाइट है, सनलाइट है, वो किस ऊर्जा में बदलती है, तो वो रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। एक चीज और यहाँ पर लिख देते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण है सबसे अधिक किस कलर में होगा, प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक सबसे अधिक किस कलर में होगा, तो सबसे अधिक होगा रेड कलर में। किस कलर में होगा, रेड कलर में होगा। और इंपॉर्टेंट है, ये भी बिहार एसएससी में पूछा गया। प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक रेड कलर में, और सबसे कम बात किया जाए, ठीक है, सबसे कम किस कलर में होगा, तो सबसे कम होगा बैंगनी कलर में। किस कलर में होगा, बैंगनी कलर में होगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पादन क्या बना, ऑक्सीजन बना। तो इसका राइट आंसर, सेकंड का राइट आंसर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, मनुष्य किस संघ का प्राणी, मनुष्य किस संघ का प्राणी, तो मनुष्य के बारे में जरा देख लेते हैं। मोलास्का है, कार्डेटा है, पेरीफेरा है या एम्फीबियन है, ठीक है। तो मनुष्य पेरीफेरा ग्रुप में आता है। मनुष्य किस ग्रुप में आता है, पेरीफेरा ग्रुप में आता है। आप यहाँ पर समझना है कि पेरीफेरा ग्रुप सर कौन है, तो जो पेरीफेरा ग्रुप है, ठीक है, पेरीफेरा ग्रुप ज्यादातर कहाँ रहता है, तो ये जंतु यानी जीव जो बोलते हैं, ये जीव है जो खारा पानी में रहता है। कहाँ रहता है, खारा पानी में रहता है, खारा पानी में पाया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ से डायरेक्ट एक क्वेश्चन तो यही आएगा कि पेरीफेरा ग्रुप किस ग्रुप में, कहाँ रहते हैं, खारा पानी में रहता है, ठीक है। ये पेरीफेरा यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर, तो ये सर है मल्टी सेलुलर। ये क्या है, मल्टी सेलुलर। जैसे हम लोग मल्टी सेलुलर है यानी बहुकोशिकीय हैं, तो पेरीफेरा ग्रुप भी क्या आता है, मल्टी सेलुलर में आता है। लेकिन मल्टी सेलुलर तो है, लेकिन जैसे हम लोग हैं तो हम लोग में मल्टी सेलुलर भी है, और हम लोग में टिश्यू है। तो हम लोग में जब टिश्यू है तो टिश्यू से क्या बनता है, अंग बनता है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर है, ये पेरीफेरा मल्टी सेलुलर तो है, लेकिन इसमें टिश्यू नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें टिश्यू नहीं रहता। और जब टिश्यू ही नहीं रहेगा तो अंग रहेगा, तो अंग भी नहीं रहता, ठीक है। यानी पेरीफेरा ग्रुप में ये मल्टी सेलुलर है, टिश्यू नहीं है, और जब टिश्यू नहीं रहेगा तो अंग ही नहीं बनेगा। यानी बेसिकली ना इसमें टिश्यू है ना अंग है, सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेलुलर है, ठीक है। ये पेरीफेरा ग्रुप के बारे में एक चीज और याद रखना, पेरीफेरा ग्रुप में इसके ऊपर, इस जीव के ऊपर है ना, जीव में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या रहते हैं, छोटे छोटे छिद्र रहते हैं, छोटे छोटे छिद्र रहते हैं। उस छिद्र को क्या बोलते हैं, उस छिद्र को बोलते हैं ओस्टिया। उसे क्या बोलते हैं, ओस्टिया बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये अनगिनत रहते हैं। ओस्टिया, ओस्टिया का क्या काम रहता है? जो कि ये पेरिफेरा है, जीव है, जिन मतलब जीवित है, लिविंग थिंग्स है, तो कुछ तो खाना खाएगा। तो ये ओस्टिया के थ्रू ही ये क्या करता है? पानी का ग्रहण करता है। किसका ग्रहण करता है? पानी ग्रहण करता है। पानी ग्रहण करता है, ठीक है, ऑस्ट्रिया के थ्रू। तो ये छोटे छोटे छिद्र हैं, लेकिन जब पानी ग्रहण किया तो पानी बाहर निकालेगा भी। पानी क्या करेगा? बाहर भी निकालेगा। तो इसी के जस्ट अपोजिट एक बड़ा सा छिद्र रहता है, एक बड़ा छिद्र रहेगा। उस बड़ा छिद्र को क्या बोलते हैं? छिद्र होते हैं जिसको क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिया बोलते हैं, प्राणी का। और एक बड़ा सा छिद्र रहता है, क्या रहता है? एक बड़ा सा छिद्र रहता है, उसको बोलते हैं ओस्कुला। उसको क्या बोलते हैं? ओस्कुला बोलते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो पेरिफेरा ग्रुप में बड़ा छिद्र जिससे पानी को निकाला जाता है उसको बोलते हैं ऑस्किला, ऑस्कुला। और छोटे छोटे जो रहते हैं छिद्र रहते हैं उसको बोलते हैं ऑस्टिया, यानी पानी ग्रहण करने के लिए उसका रहता है। जो एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पेरीफेरा कौन कौन है? तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना। एग्जाम्पल ऑफ पेरीफेरा है, स्पंज बोल सकते हैं, क्या है? स्पंज है, साइकन है, क्या है? साइकन हो गया, मायोनिया, मायोनिया हो गया, यू अस्पंजिया, यू अस्पंजिया, ये सब क्या है? पेरीफेरा ग्रुप का एग्जाम्पल है, ठीक है। और इसमें पोषण कैसे होता है? पोषण, इससे बार बार पोषण क्वेश्चन पूछा जाता है। पोषण से बिहार एसएससी में 3 क्वेश्चन पोषण से पूछा गया। पोषण से रिलेटेड कौन, इसमें कैसा पोषण होता है? तो इसमें होता है होलोजोइक। इसमें क्या होता है? होलोजोइक, ठीक है। इसमें कैसा पोषण होता है? तो होलोजोइक होता है, पोषण होता है, होलोजोइक मेथड होता है, होलोजोइक मेथड होता है। होलोजोइक क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि बार बार हम लोग सिर्फ इसको याद कर लेते हैं होलोजोइक क्या है, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ भी समझा देते हैं होलोजोइक मेथड क्या होता है। हम लोग में कौन सा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा था मनुष्य में कौन सा कैसा पोषण है, तो होलोजोइक। हम लोग भी क्या है? होलोजोइक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले भोजन को क्या करते हैं? अंतर ग्रहण करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? अंतर ग्रहण करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? अब उसका अवशोषण करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। उसके बाद क्या करता है? शरीर में चल के पाचन हो जाता है। फिर पाचन होने के बाद इसको क्या कहते हैं? स्वांगीकरण बोलते हैं, यानी एसिमिलेट करते हैं, स्वांगीकरण बोलते हैं। इंग्लिश में इसको एसिमिलेशन बोलते हैं। और इसके बाद उत्सर्जन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? उसको बाहर निकाल देते हैं। तो जिसमें 1 2 3 4 5 ये 5 नियम को फॉलो करेगा वो बोलेंगे उसको होलोजोइक। उसको क्या बोलेंगे? होलोजोइक। तो ये जो पेरीफेरा ग्रुप है, पेरीफेरा ग्रुप यही 5 को फॉलो करता है, इसलिए होलोजोइक है, ठीक है। फिर है होलोफाइटिक। एक कौन है? होलोफाइटिक यहाँ पर लिख देते हैं। एक होता है होलोफाइटिक। ये क्या करता है? इसमें ये सब तितम्मा नहीं है, इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। इसमें क्या करता है? इसमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये खाना कैसे बनाता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना बनाता है। तो जब प्रकाश संश्लेषण आएगा तो इसमें क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। तो यहाँ पर चाहिए सनलाइट। यहाँ पर क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए जो पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, उसमें कौन सा पोषण का मेथड है? होलोजोइक है या होलोफाइटिक है, ठीक है। तो प्लांट होलोफाइटिक को फॉलो करता है, जबकि मनुष्य होलोजोइक को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, पेरीफेरा ग्रुप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन बने होते हैं। प्रोटीन किस चीज के बने होते हैं? तो पता है प्रोटीन बने होते हैं एमिनो अम्ल के बाद, एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, बार बार पूछा जाता है कि एमिनो जो एसिड है, एमिनो एसिड की टोटल संख्या कितनी है? जो टोटल संख्या है कितनी है? तो वो है 20। कितने हैं? टोटल 20 है। लेकिन जो इसेंशियल है, एकदम इसेंशियल है, इसेंशियल फॉर ह्यूमन बॉडी है ना, एकदम जिसके बिना आदमी नरक या स्वर्ग में पहुंच जा सकता है ना, तो वो है 9। वो कितने हैं? 9 है। वो टोटल 9 है, ठीक है। ये 9 इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो 9 है ये शरीर में, ह्यूमन बॉडी में, जो हमारे शरीर है ह्यूमन बॉडी, इसमें नहीं बनता है, इसमें नहीं बनता है। बाकी सब बन जाता है, बट इसमें ये जो 9 है ये हमारे शरीर में नहीं बनता। इसके जो नाम है एक बार देख लेना, 9 कौन कौन है। ये पूछा जाता है कभी कभी, मतलब ऑप्शन में पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन इसेंशियल प्रोटीन एमिनो एसिड नहीं है। तो इसके लिए एक बार देख लेना, इसको हिस्टिडीन हो गया। कौन हो गया? एक होता है हिस्टिडीन, एक होता है ल्यूसीन, ल्यूसीन हो गया। और एक 2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा आपको, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, आइसोल्यूसीन। एक हो गया ल्यूसीन, एक हो गया आइसोल्यूसीन, एक हो गया लाइसीन, फिर हो गया लाइसीन हो गया, फिर हो गया मिथी मिथियोनीन, मिथियोनीन, हाँ मिथियोनीन हो गया।
सब में नीन नीन लगा हुआ है ना, मिथियोनिन हो गया। नेक्स्ट हो गया फेनी एलिन होता है, हाँ फेनी एलिन, फेनी एलिन करके आता है, एक होता है। फिर होता है थ्रियोनिन, थ्रियोनिन। फिर होता है टिप्टो, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, जितना फैन है सब यहीं पर है, ट्रिप्टोफैन। और एक होता है बेलिन, कौन हो गया, बेलिन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही टोटल 9 एसिड है जो ह्यूमन बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये आपको 2 4 बार पढ़ लेना है, क्योंकि ऑप्शन में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन इसेंशियल एमिनो एसिड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर यही हो गया, इसका आंसर हो जाएगा एमिनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है, पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो सबसे पहले पानी का क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फॉरेन हाइट में कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट है, फॉरेन हाइट में कितना होता है। तो फॉरेन हाइट में होता है 212 डिग्री फॉरेन हाइट। फॉरेन हाइट में कितना होता है क्वथनांक, 212 डिग्री फॉरेन हाइट, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए पानी का गलनांक, पानी का गलनांक कितना होता है ये भी जरा देख ले। पानी का गलनांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर यही फॉरेन हाइट में पूछा जाएगा तो 32 डिग्री फॉरेन हाइट होता है, 32 डिग्री फॉरेन हाइट होता है। फिर है पानी को उबालने के कितने तरीके हैं, क्योंकि यहाँ क्वथनांक का मतलब होता है क्या, क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो जो पानी का बॉइल करने का क्वथनांक के कितने तरीके हैं, यानी यहाँ पर लिख देते हैं पानी के उबालने, पानी के पानी को लिखो, पानी को उबालने का कितना तरीका है। और ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछा जाता है ये सब, यही सब क्वेश्चन आते हैं तो लोग मतलब किन्हीं का कोर्स में ये सब नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है, क्योंकि कोर्स में ये सब पढ़ाने के लिए गट से चाहिए, लड़के भाग जाते हैं। पानी को उबालने में के लिए कितने तरीके चाहिए, तो 2 तरीके हैं। पहला, एक तो टेम्परेचर को आप बढ़ा दें, एक क्या कर दे, टेम्परेचर को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। और दूसरा, हवा के दबाव को कम कर दो, हवा के दबाव को क्या कर दो, कम कर दो। और ये ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये टेम्परेचर वाले और ये ए बी और बी सी करके पूछे हुए थे, ठीक है। तो पानी को उबालने का कितने तरीका, 2, चाहे तो आप टेम्परेचर बढ़ाइए या फिर हवा के दबाव को कम कर दो। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो समुद्र तल है, ठीक है, जो समुद्र का तल है, ये समुद्र है, समुद्र का तल है, ठीक है, ये क्या है, समुद्र का तल है सपोज। तो यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जो ये समुद्र के तल है, यहाँ पर जो पानी है अब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म है। यहाँ पर कैसे गर्म हो रहा है, यहाँ तो कोई टेम्परेचर नहीं दे रहा, यहाँ पर जो गर्म का कारण है वो है हवा के दबाव के कारण, हवा के दबाव के कारण ऐसा हो रहा है, हवा के दबाव के कमी के कारण, दबाव के कमी के कारण जो समुद्र है, समुद्र के तल में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी गर्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर दो चीजें और इम्पोर्टेंट है, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना होता है केल्विन में, तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब केल्विन में होता है 273 केल्विन, 273 केल्विन। अगर आपको केल्विन से सेंटीग्रेड में बदलना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, केल्विन से सेंटीग्रेड में, सेंटीग्रेड में बदलना है, सेंटीग्रेड में बदलना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है के बराबर सी प्लस 273, के बराबर यानी केल्विन बराबर सी प्लस 273, ठीक है। ये बार बार मतलब ये निकालने के लिए आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब हो गया 273 केल्विन, और केल्विन और सेंटीग्रेड के बीच में रिलेशनशिप अगर दिखाना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला है केल्विन बराबर सी प्लस 273। पानी को उबालने का कितने तरीका, 2 तरीका, चाहे तो आप टेम्परेचर को बढ़ा दें या हवा के दबाव को कम कर दें। तो जो समुद्र में जो नीचे यानी तल में जो पानी गर्म रहता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वहाँ टेम्परेचर का बढ़ने का कारण नहीं है बल्कि हवा के दबाव के कम होने का कारण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता क्या है, फ्यूज तार के बारे में। तो फ्यूज तार के बारे में 2 3 चीजें समझ लेते हैं कि पहले तो जो फ्यूज तार होता है वो बना किस चीज का रहता है, फ्यूज तार बना किस चीज का रहता है, तो ये बना रहता है टीन प्लस शीशा का, टीन प्लस शीशा का। और ये कितना जाने कितनी बार पूछा गया, ठीक है। फ्यूज का प्रतिरोध क्या रहता है, फ्यूज का प्रतिरोध, इसके बारे में भी देख लेना। तो जो फ्यूज का प्रतिरोध रहेगा वो उच्च रहता है, प्रतिरोध क्या रहेगा, उच्च रहता है। प्रतिरोध निम्न नहीं रहना चाहिए, प्रतिरोध तो उच्च ही रहना चाहिए। प्रतिरोध का मतलब होता है रेसिस्टेंस, प्रतिरोध का मतलब हो गया रेसिस्टेंस, ठीक है, यानी रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है, फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है एक बार बिहार एसएससी में, किस सिद्धांत पर काम करता है, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग
इफेक्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के सिद्धांत पर काम करता हूँ। और ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट देने वाला वैज्ञानिक कौन था, ये भी तो पूछ सकता है ना। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कौन दिया, तो ये जूल महाजन के द्वारा दिया गया था। जूल के द्वारा दिया गया था, किनके द्वारा दिया गया था, तो जूल साहब के द्वारा दिया गया था। फॉर्मूला क्या है, इसी फॉर्मूला हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यानी जूल का जो नियम बोलता है, तो जो जूल जूल लॉ जो है ये देखना, जूल लॉ कहता है क्या, H बराबर आई आर स्क्वायर आर टी, आई आर स्क्वायर आर टी, जहां आई बराबर क्या है, आई बराबर हो गया करंट, आई बराबर क्या हो गया करंट, आर बराबर रेसिस्टेंस, आर बराबर क्या हो गया रेसिस्टेंस, और टी बराबर हो गया टाइम। यानी यहाँ पर गौर से देखो, अगर करंट बढ़ रहा है और जब करंट बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी क्या करेगा, बढ़ेगा। और लंबे टाइम तक, अगर लंबे टाइम तक यही काम चलते रहा तो उसका जो हीट है वो इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा कि अंत में जो फ्यूज का तार है वो क्या हो जाएगा, गल जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह हो रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन टूट जाएगा, और आप मतलब जो घर में आग लगने की जो समस्या होता है उससे आदमी बच जाता है ना। तो यहाँ जो उपयुक्त विशेषता क्या है, तो निम्न गलनांक होना। फ्यूज का जो तार का जो है वो गलनांक निम्न होता है, गलनांक क्या होता है, निम्न होता है, और प्रतिरोध उच्च होता है। सिद्धांत कौन सा सिद्धांत पर काम करता है फ्यूज, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ करंट किसके द्वारा दिया गया, जूल के द्वारा दिया गया। फॉर्मूला क्या है, H बराबर आई आर स्क्वायर आर टी, इसी सिद्धांत पर काम करता है हमारा फ्यूज। ठीक है, तो आई थिंक इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब किसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता, मात्रा नहीं, किसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यानी बेसिकली आप यहाँ पर देख लेना। ठीक है, ये साउंड है, ठीक है, अगर सपोज दैट मान के चलो ये साउंड है और ऊपर है एयर, ऊपर क्या है एयर और नीचे हो गया वाटर। तो जब ऐसे प्रवेश करेगा तो क्या नहीं बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता, ये बदलेगा, आवृत्ति बदलेगा, आयाम बदल जाएगा, वेग बदल जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो तरंगदैर्घ्य के बारे में है वो वहां पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य क्या है, तो इसके बारे में देखना। तरंगदैर्घ्य के लिए दो आप इमेज याद रखना, एक इमेज ये पहले बना देता हूँ मैं, ये ठीक है, एक है यहाँ से निकलेगा ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, ये है। ठीक है, ये कुछ ऐसे निकल रहा है, चल रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। ये कौन सा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सा, अनुप्रस्थ तरंग चल रहा है। तो ये जो ऊपर का भाग है, ये भाग और ये भाग है। ठीक है, तो इसको जो बोलते हैं, यहाँ रहता है श्रृंग, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं श्रृंग। और ये जो है एक, दो और यहाँ पर तीन, ये जो दिखाई दे रहा है आपको इसको बोलते हैं गर्त, इसको क्या बोलते हैं गर्त। तो जो एक श्रृंग और दूसरे श्रृंग यानी कंटिन्यूअस जो रहता है, इन दोनों मतलब जो श्रृंग के बीच की जो दूरी रहता है इसी को बोलते हैं तरंगदैर्घ्य, इसी को क्या बोलते हैं तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। या फिर ये भी बोल सकते हैं दो गर्त के बीच का जो डिस्टेंस रहता है इसी को क्या बोलते हैं तरंगदैर्घ्य बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं तरंगदैर्घ्य। और तरंगदैर्घ्य को किस चीज से शो करते हैं, तो इसको बोलते हैं ये यानी लेमडा, इसको किस चीज से प्रूव करते हैं, इसको लेमडा बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और तरंगदैर्घ्य का एस आई मात्रक अगर आपसे पूछा जाए, एस आई मात्रक तरंगदैर्घ्य का पूछा जाए तो वो है मीटर, वो क्या है मीटर हो गया। तो ये सर हो गया तरंगदैर्घ्य का अनुप्रस्थ तरंग पर। अनुदैर्घ्य तरंग पर क्या रहेगा उसको भी जरा देख लेते हैं इस इमेज से। अब यहाँ पर क्या रहेगा कि एक थोड़ा सा बनाइए दूर, ठीक है, अब यहाँ से हो गया पास पास, ये क्या हो गया पास पास हो गया, फिर थोड़ा सा दूर हो गया, फिर हो गया पास पास, कुछ ऐसे रह गया। तो इसको बोलेंगे अनुदैर्घ्य तरंग। ये कौन सा तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग हो गया। ठीक है, तो ये तरंग अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग को थोड़ा ध्यान में रखना। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये और ये यहाँ से देख लो ये दूर दूर है, और यहाँ पर क्या है पास पास है, ये क्या है दूर है, ये क्या है पास है। तो जो भी दूर रहेगा यहाँ पर, यहाँ जो दूर है इस दूर वाले को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विरलन, इसको क्या बोलते हैं विरलन, विरलन। ठीक है, और जो पास पास रहते हैं इसको बोलते हैं संघनन, इसको क्या बोलते हैं संपीड़न, सॉरी संपीड़न इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं संपीड़न। तो ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया विरलन। तो यहाँ से एक इसका तरंगदैर्घ्य का परिभाषा ये भी निकलता कि एक विरलन और दूसरे विरलन के जो बीच का दूरी रहता है उसको भी तरंगदैर्घ्य बोलते हैं, उसको भी क्या बोलते हैं तरंगदैर्घ्य।
या फिर कह सकते हैं एक संपीड़न और दूसरे संपीड़न के बीच का जो डिस्टेंस रहता है उसको भी क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य ही बोलते हैं। तो ये दोनों पर अनुप्रस्थ तरंग पर भी इसको बोले और अनुदैर्घ्य तरंग पर भी इसको प्रूव करके हम लोग देख लिया। ठीक है, तो यहाँ से आप चीज को ये भी देखना है कि तरंग कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक हो गया अनुप्रस्थ तरंग और एक हो गया अनुदैर्घ्य तरंग हो गया। फिर है यहाँ पर कि आवृत्ति, जो ये आवृत्ति है इसके बारे में एक चीज याद रखना कि आवृत्ति का मात्रक क्या है। आवृत्ति का जो मात्रक है, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है, आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज है, जिसको बोलते हैं एच और जेड से आवृत्ति के मात्रक को कहते हैं। दो चीजें और इम्पोर्टेंट है तरंग दैर्घ्य से रिलेटेड, जो किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य होगा बैंगनी का, किसका होगा, बैंगनी का। और सबसे अधिक किसका होगा, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य ये होगा रेड कलर का। ये किस कलर का होगा, रेड कलर का। ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आमीटर से आप क्या मापते हैं। हाँ, आमीटर किसके मापने के लिए आता है, तो आमीटर विद्युत धारा को मापने के लिए यूज किया जाता है। आमीटर विभवांतर को मापने के लिए क्या होता है, तो इसका जो मात्रक है इसको बोलते हैं वोल्ट। ये है वोल्ट, ठीक है, यानी भी से इसको सूचित करते हैं। वायु की चाल मीटर पर सेकंड में मापते हैं। और उच्च ताप को मापने के लिए केल्विन, किसको, यानी ताप को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, बेसिकली केल्विन का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। फिर है जरा दृष्टि दोष को उपचार में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, बाइफोकल लेंस का। ये जरा दृष्टि दोष है क्या, तो ये जरा दृष्टि दोष जब उम्र बढ़ने के कारण है ना, जब उम्र बढ़ने के कारण निकट की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। इसमें क्या दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देती है, ठीक है। यानी उम्र बढ़ने से जब वस्तु निकट की वस्तु कम दिखाई देता है तो उसको जरा दृष्टि दोष में बोला जाता है, ठीक है। ये आखिर होता कैसे है, इस थोड़ा सा इस चीज के ऊपर भी आपको गौर करना चाहिए। जैसे ये क्या है, अगर सपोज दैट मान के चलो ये है हमारा आंख, ये थोड़ा सा आंख मान के चलो, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज इसको ऐसे करके मानो, ये क्या मान लो ऐसे, ठीक है, ये है। तो ये हमारा यहाँ पर इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर दिखाई देगा, ये है रेटिना। ये क्या है, रेटिना है। ये क्या है, कौन सा तंतु इसको बोलते हैं, तंतु कोशिका। ये है तंतु कोशिका, ठीक है। और प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है, तो रेटिना पर ही प्रतिबिंब, यहाँ पर लिख लो, प्रतिबिंब का निर्माण होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यानी प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा, तो रेटिना पर होगा। प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा, रेटिना पर होगा, ठीक है। और यहाँ से सपोज दैट मान के चलो ये देखो समानांतर लाइट आ रही है, प्रकाश आ रही है। ये क्या है, प्रकाश, लाइट है। ये समानांतर प्रकाश आ रही है। तो ये क्या करता है ना कि यहाँ से जो लाइट है आंख से तो इन किया, लेकिन ये रेटिना तक न पहुंच के रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बना देती है, रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बना देती है। तो जो वस्तु है वो निकट की वस्तु वो कैसे दिखाई देने लगेगी, धुंधला। क्यों, क्योंकि बनना चाहिए था कहाँ, रेटिना पर, बन कहाँ रहा, रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहीं पर पहुंच पाता है लाइट। इसीलिए निकट की वस्तु क्या दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देती है। तो ये चीज यहाँ से एक चीज और समझ में आना चाहिए आपको कि जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, जरा दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना से पहले। तो यहाँ जो प्रतिबिंब है रेटिना से पहले बनती है, रेटिना से पहले बनती है, पहले बनती है, ठीक है। तो ये आई थी समझ में आपको आ गया होगा। फिर कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का यूज किया जाता है, कांच पर लिखने के लिए आपको नाइट्रिक अम्ल का यूज किया जाएगा। कौन सा अम्ल रहता है, नाइट्रिक अम्ल। फॉर्मूला क्या है, इस चीज को पहले देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला HNO3 बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला बोलते हैं। ये नाइट्रिक अम्ल का कलर, कौन सा कलर रहता है, तो कलर कौन सा कलर है, एकदम रंगहीन कलर है। कैसा कलर है, रंगहीन कलर है। और एक चीज और, नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए, नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए ओसवाल्ड प्रक्रिया का यूज किया जाता है। कौन सा क्रिया का यूज किया जाता है, ओसवाल्ड प्रक्रिया का यूज किया जाता है, ओसवाल्ड प्रक्रिया का यूज किया जाता है, ठीक है। ओसवाल्ड प्रक्रिया का यूज किया जाता है।
तो नाइट्रिक अम्ल ओसवाल्ट प्रक्रिया के द्वारा यूज किया जाता है। ये ओसवाल्ट प्रक्रिया में क्या रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। ओसवाल्ट प्रक्रिया का यूज किसको बनाने में किया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल बनाने में किया जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ओसवाल्ट प्रक्रिया इज रिलेटेड टू नाइट्रिक अम्ल बनाने में होता है। इसमें होता कौन कौन है, तो ओसवाल्ट प्रक्रिया में तीन चीजों का याद रखना है। इसमें तीन चीजों का यूज किया जाता है। एक तो है अमोनिया, एक क्या है, यहाँ पर अमोनिया का यूज किया जाएगा, ठीक है। अमोनिया का यूज किया जाता है। और अमोनिया को क्या किया जाता है, अमोनिया को ऑक्सीकृत किया जाता है। अमोनिया को क्या किया जाएगा, ऑक्सीकृत करके नाइट्रिक अम्ल बनाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल बनाया जाता है, ठीक है। यानी बेसिकली आपको याद रखना कि ओसवाल्ट प्रक्रिया किस चीज से संबंधित है, नाइट्रिक अम्ल बनाने में ओसवाल्ट प्रक्रिया का यूज किया जाता है, ठीक है। और कांच पर लिखने के लिए नाइट्रिक अम्ल का यूज किया जाता है, फॉर्मूला HNO3। नेक्स्ट है, केचुआ में कितना पार्श्व हृदय होता है, केचुआ में। तो केचुआ में टोटल होता है, अगर जोड़ा पूछा जाए, जोड़ा, तो जोड़ा होता है 4, और टोटल अगर हो गया कितना, तो 4 गुने 2 8, टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। तो यह इंपॉर्टेंट है। ऑक्टोपस के बारे में एक बार पूछा गया है कि ऑक्टोपस में कितना, तो ऑक्टोपस में कितना है, ऑक्टोपस में हृदय, तो जो ऑक्टोपस में हृदय है वो है 3। कितने हैं, ऑक्टोपस में 3 हृदय है। और सबसे ज्यादा हृदय वाला, सबसे ज्यादा हृदय वाला जानवर, सबसे ज्यादा हृदय वाला जानवर कौन है, तो वो है टोमो एस्टेरिस, टोमो एस्टेरिस, टोमो एस्टेरिस। इसमें टोटल कितने हैं, 10। इसमें टोटल कितने हैं, 10। याद रखना 10 हृदय है इसमें। तो आई थिंक इतना इंपॉर्टेंट है इसका। फिर है, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, खट्टा दूध में, तो खट्टा दूध में है लैक्टिक अम्ल। खट्टा दूध में कौन सा अम्ल है, लैक्टिक अम्ल। यही लैक्टिक अम्ल के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। मांसपेशियां, जो हमारे शरीर के जो मांसपेशियां, मांसपेशियां में जमा जब हो जाएगा, जमा होने पर थकान महसूस होता है। क्या महसूस होगा, थकान महसूस होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि लैक्टिक अम्ल जब मांसपेशी में जमा हो जाएगा तो थकान महसूस होगा। दूध में कौन सा अम्ल रहता है, लैक्टिक अम्ल ही दूध में रहता है, ठीक है। तो दो चीज और यहाँ पर समझ लेना, जैसे नींबू में कौन सा रहता है, नींबू प्लस संतरा, नींबू प्लस संतरा में कौन सा अम्ल है, तो नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। फिर है दही, दही में कौन सा है, तो दूध में लैक्टिक, तो दही में भी लैक्टिक, इसमें भी कौन सा है, लैक्टिक अम्ल है। सिरका में, सिरका में है एसिटिक, कौन है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड है सिरका में। फिर हो गया अंगूर, अंगूर में अनानास में, अंगूर हो गया, अनानास हो गया, अनानास हो गया। फिर हो गया क्या, कौमा, फिर दे दो एक इमली, फिर हो गया इमली, इमली में भी कौन सा हो गया, ये तीनों में हो गया टार्टरिक अम्ल, कौन सा हो गया, टार्टरिक अम्ल हो गया, ठीक है। फिर हो गया सेब, सेब में कौन सा अम्ल होता है, सेब वाले 2 बार पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, सेब में कौन सा अम्ल रहता है, इसको 2 बार पूछा है। तो मैलिक अम्ल, कौन सा हो गया, मैलिक एसिड रहता है, ठीक है। और टमाटर इंपॉर्टेंट है, टमाटर में हो गया ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक, टमाटर प्लस यहाँ लिख दो पालक, पालक में भी क्या रहता है, ऑक्जेलिक एसिड रहता है। तो टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल रहेगा, ठीक है। आंवला में कौन सा रहेगा, यहाँ पर लिख देते हैं, जो आंवला रहेगा, आंवला में कौन सा रहेगा, तो आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड रहता है, कौन सा रहता है, एस्कॉर्बिक एसिड। इसमें विटामिन सी भी रहता है, इसको क्या बोलते हैं, विटामिन सी भी बोलते हैं। तो ये आई थिंक इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट इसमें छूट गया, प्याज के बारे में छूट गया, प्याज के बारे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। प्याज में कौन सा अम्ल रहता है, तो प्याज में अम्ल रहता है सल्फेनिक अम्ल, प्याज में कौन रहता है, सल्फेनिक अम्ल। और ये बिहार एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और यही सल्फेनिक अम्ल के कारण जब हम लोग प्याज काटते हैं तो हम लोग को क्या दिखाई देता है, हमारे आंख से आंसू आता है, ठीक है। तो जो ये सल्फेनिक अम्ल है, इसी के जब काटते हैं तो इससे एक गैस निकलता है, प्रोथेलियम ऑक्साइड गैस करके निकलता है, ठीक है, जो हमारे आंखों में जाता है और हमें आंसू आना शुरू हो जाता है। फिर है अमलगम, किस मिश्र का मिश्र धातु है, तो अमलगम पारा का, अमलगम किसका है, तो पारा का। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है उसको भी देख लेते हैं, जैसे इस्पात के बारे में देख लेते हैं, बहुत बार पूछता है। तो इस्पात में है लोहा प्लस कार्बन, लोहा प्लस कार्बन हो गया। पीतल में कौन है, पिताजी, तांबा और जस्ता, ठीक है। फिर हो गया कांसा, कांसा में कौन कौन है, तो कांसा में है
तांबा और टीन, तांबा और टीन। स्टेनलेस स्टील में कौन कौन है? स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील में तो तीन चीज है, क्योंकि इसमें जंग भी नहीं लगना चाहिए ना। तो लोहा है, निकल है और क्रोमियम है। और कौन है? क्रोमियम। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने का पानी क्लोरीन से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? चूने का पानी, तो चूने का जब पानी क्लोरीन से अभिक्रिया बनेगा तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का जो पहले फॉर्मूला है ये देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला पूछा जाता है, तो ये हो गया CaOCl2, ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोरेट, कैल्शियम हाइपोक्लोरेट, कैल्शियम हाइपोक्लोरेट हो गया। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोरेट हो गया। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर को क्या बोलते हैं? बेकिंग पाउडर को बोलते हैं, बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला अगर हो सके तो देखिए, बेकिंग पाउडर बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी भूल गया था एक सेकंड, सोडियम बाई कार्बो, खाने के बाद बाई करके क्या चला गया, तो सोडियम बाई कार्बोनेट हो गया। और सोडियम बाई कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? NaHCO3। ठीक है, तो ये हो गया बेकिंग सोडा। ये क्या हो गया? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला हो गया। फिर वॉशिंग सोडा कौन हो गया? वॉशिंग सोडा कौन हो गया? वॉशिंग सोडा को बोलते हैं, वॉशिंग सोडा को बोलते हैं Na2CO3 10H2O, यानी इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। एक इंपॉर्टेंट इसमें बार बार पूछा था, कास्टिक सोडा कौन है? कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा क्या बोलते हैं? NaOH, सोडियम, क्या इसको बोलते हैं? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया कास्टिक सोडा हो गया। ब्लीचिंग पाउडर पूछा जाए कि अगर ब्लीचिंग पाउडर अम्लीय है कि क्षारीय, तो इसको याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर क्या है? क्षारीय नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है ब्लीचिंग पाउडर? क्षारीय नेचर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अक्रिय गैस नहीं है? तो अक्रिय गैस हीलियम, नियोन, रेडियम, आर्गन। तो इसमें रेडियन जो है, रेडियन, रेडियन नहीं, रेडियन, रेडियन, रेडियन ऐसे लिख लें, रेडियन, ये अक्रिय गैस नहीं है। अब अक्रिय गैस के बारे में थोड़ा सा इसको यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, फिनिश कर देते हैं। अक्रिय गैस कौन कौन है भाई? तो अक्रिय गैस के बारे में तो एक चीज इंपॉर्टेंट यही है कि ये रासायनिक बंधन नहीं बनाते हैं, ये रासायनिक बंधन नहीं बनाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, नहीं बनाते हैं। रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन कि अक्रिय गैस क्या नहीं करते हैं, तो रासायनिक बंधन नहीं करते हैं, इसको मोह माया से कोई मतलब नहीं, एकदम अलग रहना पसंद करता है। दूसरा चीज, ये बेचारे मोह माया से अलग क्यों रहता है? क्योंकि ये है रंगहीन, ये है गंधहीन, जितना भी हीन है सब यही रहेगा। ये है स्वादहीन, ये इतना अलग दुनिया में रह रहा है ताकि इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, इसीलिए ये रासायनिक बंधन नहीं बनाते हैं। फिर ये अक्रिय गैस आपको पीरियडिक टेबल में कहाँ मिलेगा? तो यह पीरियडिक टेबल में मिलेगा, ये पीरियडिक टेबल ग्रुप 18 में। कहाँ है? तो ये ग्रुप 18 में है। ग्रुप 18 में आपको ये देखने को मिलेगा। इसी को ग्रुप 18 को ही क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, वर्ग कहाँ है? ग्रुप है, पीरियडिक टेबल के वर्ग कहाँ है? वर्ग में कहाँ मिलेंगे? तो ये 8A में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? 8A में मिलेंगे। ठीक है, तो ये है ग्रुप 18, और वर्ग कहाँ है? ग्रुप को बोलते हैं हिंदी में समूह, तो समूह 18 में है और वर्ग 8 के ए में है। ठीक है, अक्रिय गैस कितने हैं? तो टोटल अक्रिय गैसों की संख्या टोटल 6 है। कौन कौन अक्रिय गैस है? तो याद रखना, हीलियम, एक हो गया हीलियम, ठीक है, एक हो गया नियॉन, Ne, ठीक है, फिर हो गया आर्गन, Ar, फिर हो गया क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन हो गया, और इसको बोलते हैं Kr, क्रिप्टॉन हो गया। फिर यहाँ पर लिखो जेनॉन, जेनॉन हो गया, इसको बोलते हैं Xe, इंपॉर्टेंट है। फिर हो गया रेडॉन, और रेडॉन को बोलते हैं Rn, हीलियम हो गया He। तो ये टोटल हो गया 6। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, यानी अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? तो टोटल 6 अक्रिय गैस है।
जो हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कौन है? अक्रिय गैस। तो वो है आर्गन। वो कौन सा है? आर्गन। सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? आर्गन। फिर है जो एकदम वायुमंडल में भी नहीं पाया जाता, जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता, जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता, वो कौन है? ये तो ज्यादा पाया जाता है, ये जो नहीं पाया जाता, वायुमंडल में भी नहीं पाया जाता, आखिर वो कौन है? तो वो है एक्चुअली, कहाँ गया वो? नियॉन नहीं, रेडॉन। वो कौन है? रेडॉन। सो इम्पोर्टेंट है। जो वायुमंडल में भी नहीं पाया जाता, वो कौन है? रेडॉन। रेडॉन के बारे में एक चीज और याद रखना, यहाँ पर लिख देते हैं रेडॉन के बारे में, इंपॉर्टेंट है। रेडॉन के बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि एकमात्र अक्रिय गैस, एकमात्र अक्रिय गैस जो रेडियो एक्टिव है, जो क्या है? रेडियो धर्मी है, रेडियो धर्मी है, रेडियो धर्मी है। तो वो कौन है? तो वो याद रखना, रेडॉन है। वो कौन है? तो वो है रेडॉन। वो कौन सा है? रेडॉन है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि एकमात्र अक्रिय गैस जो रेडियोधर्मी है, रेडॉन। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला आर्गन। और वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला, एकदम जो वायुमंडल में पाया नहीं जाता, वो है रेडॉन। टोटल अक्रिय गैसों की संख्या 6। पीरियोडिक टेबल ग्रुप 18 में आपको देखने को मिलेगा, जिसी को जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। और इसमें टोटल वर्ग कितने हैं? 8A है। अक्रिय गैस रासायनिक बंधन नहीं बनाते हैं, ये रंगहीन है, गंधहीन है और स्वादहीन होते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा गया कि अक्रिय गैस पानी में घुलनशील है या नहीं। तो याद रखना कि जो अक्रिय गैस है पानी में घुलनशील, घुलनशील नहीं है, घुलनशील नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। अक्रिय गैस पानी में घुलनशील है कि नहीं? तो अक्रिय गैस पानी में घुलनशील नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया अक्रिय गैस से रिलेटेड पूरे कंसेप्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, खत्म, फिनिश हो चुका है ना। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस, है ना। अगर आपको अच्छा लग रहा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, है ना। क्योंकि इसी तरह से ये जो टोटल आई थिंक 1000 जीके साइंस का क्वेश्चंस जो है उसको मैं मतलब इस पर कराने वाला हूँ, और डिटेल एनालिसिस के साथ। और इस बार बिहार का कोई भी एग्जाम्स हो उसमें 25 आउट ऑफ 25 साइंस का रहेगा। ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगा हो तो यस या नो, कुछ भी अच्छा लगे या ना लगे, है ना, आप कमेंट कर देना कि सेशन अच्छा था या सेशन खराब था। आपका दोनों कमेंट हमारे लिए मतलब वैल्यूएबल रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।